Hi everyone, greetings from Globe India. This is Dr. Jigar Shrimali, consultant nephrologist and transplant physician from Venus Kidney Hospital, अहमदाबाद एंड नडिया। तो आज जो हमारे टॉपिक का डिस्कशन है वो है एयर एम्बोलिज्म, जो डायलिसिस थेरेपी के दरमियान होती है। सो ये टॉपिक एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये जब भी होती है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो उसको डिस्कशन करने से पहले हम एक केस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये वो केस है। इसमें जो पेशेंट है वो 33-year-old फीमेल थी, जो बेसिकली हाइपरटेंशन था उनको और बेसिक किडनी डिसीज़ था। वो पहले जो नेफ्रोज को रेगुलरली बताती थी, उसमें बीच में 1 साल का गैप आ गया। वो उसके दौरान कुछ ऑल्टरनेट मेडिकेशन ले रही थी और रेगुलर रिपोर्ट्स नहीं करवा रही थी। मीनवाइल सडनली शी केम वन डे जिसमें उसको वॉमिटिंग, नोज़िया और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस टाइम क्रिएटिन चेक किया गया जो 12.4 था, और जो एबीजी हुआ उसमें सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये एक डायलिसिस की रिक्वायरमेंट थी। ऑब्वियसली पेशेंट की फिशुला नहीं थी, क्योंकि वो 1 साल बीच में फॉलोअप में अवेलेबल नहीं थी। इसकी वजह से उसको राइट साइड इंटरनल जुगुलर वेन में टेम्पररी डबल ल्यूमेन कैथेटर डाल दिया गया। 2 साइकिल जैसे हुआ उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल हो गई, पर उसका एक्यूट कंपोनेंट रिकवर नहीं हुआ, और एट देन उसको एंस्टेड रीनल डिसीज डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उसका आउटपुट भी लेस देन 400 रह रहा था और क्रिएटिन भी कम नहीं हो रहा था। मीनवाइल उसकी लेफ्ट साइडेड रेडियोसिफेलिक एवी फिशुला भी बना दी गई। जब ये एवी फिशुला मैच्योर हो गई और उससे अच्छे फ्लो से डायलिस शुरू हो गया, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ने टेक्नीशियन को वो डायलिसिस कैथेटर रिमूव करने के लिए कहा। अब जब टेक्नीशियन ने ये डायलिसिस कैथेटर रिमूव कर दिया, उसके बाद पेशेंट को घर जाने को बोला, बट सडनली पेशेंट को ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन फील होने लगा। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई तो अर्जेंटली जब पेशेंट को इवेल्युएट किया गया, तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल हो गया, और फॉल होके 62 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक और 38 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डायस्टोलिक हुआ था। और जब उसका ऑक्सीजन चेक किया गया तो उसका सेचुरेशन 74% ही था। उसके तुरंत थोड़ी देर में ब्लड प्रेशर फर्दर ड्रॉप हुआ, और अब तो पल्स और बीपी दोनों डिटेक्ट नहीं हो रहा है। अब ऑब्वियसली क्योंकि पल्स बीपी नहीं आ रहा था, वीगो डालनी थी, लाइन तो निकाल दी थी। फिशुला में भी फ्लू फील नहीं हो रहा था, और ऐसे जब फील ना हो रहा हो और अभी नई फिशुला है, तो हम तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि वहाँ पे नीडल सीधा डाल दे और एवीएफ नीडल से कोई फ्लूइड दे। ऐसा तो सीधा कर नहीं सकते थे। मीनवाइल इंट्राकैथ का ट्राई कर रहे थे, वो नहीं जा रही थी। इसलिए क्या किया कि नेफ्रोलॉजिस्ट ने फीमोरल वेन में एक सेंट्रल लाइन डाल दी और वहाँ से 500 ml बोलस दिया, और उसके साथ उस पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया। अब पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर था वो 92/74 पे आ गया, और ऑक्सीजन सेचुरेशन 94 पे आ गया। जो इनिशियल ब्लड प्रेशर 62/38 था और ऑक्सीजन सेचुरेशन 74 था, उसके बदले अब उसके साथ उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि इस इमरजेंसी में क्या हुआ। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ में से उसको कौन सी पॉसिबिलिटीज़ थी। तो अगर हम एक के बाद एक हर पॉसिबिलिटी को समझे, तो पहला एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। क्या ये जो कहते हैं ना अटैक आया, क्या ये अटैक आया ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, पर इसमें टिपिकल हिस्ट्री थी कि डायलिसिस कैथेटर निकालने के तुरंत बाद ये हुआ। ऑब्वियसली जब वो आईसीयू में शिफ्ट हुई तो उसका दूसरा भी इवेल्युएशन हुआ, इको भी हुआ, सब हुआ। सो उससे वो रूल आउट हुआ। दूसरा था स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक होने के बाद सडनली पेशेंट को ऐसा होता है कि पेशेंट को एकदम लकवा लग जाए, तो पेशेंट प्रॉपर्ली मूव ना करे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। पर ऐसे पेशेंट में, स्ट्रोक होने वाले पेशेंट को कन्वर्जन्स आते हैं, बीपी शूट हो जाता है, बॉडी का कोई एक पार्ट जिसमें है हाथ पैर एक साइड के, या सिर्फ हाथ या सिर्फ पैर हिलना मूव करना बंद कर देता है, तब उसको स्ट्रोक कहते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी है पोस्ट डायलिस हाइपोटेंशन। हाँ, ये तो कॉमन सिचुएशन है, ये तो हो ही सकती थी, पर उसमें पेशेंट एकदम पल्सलेस बीपीलेस हो जाए सीधा,
ऐसा कम होता है। उसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो ये कॉमन होता है, पर सीधा उसके बाद पल्स बीपी चला जाए और ऑक्सीजन भी चला जाए ऐसा नहीं होता। और जो तीसरी सिचुएशन थी वो है एयर एम्बोलिज्म, जिसके बारे में आज हम हमारा पूरा डिस्कशन करें। तो ये एयर एम्बोलिज्म क्या है, तो और इस केस में एयर एम्बोलिज्म की पॉसिबिलिटी क्यों थी वो अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम इसका डिस्कशन शुरू करें तो पहला, एयर एम्बोलिज्म माने एयर माने गैस, उसका मतलब क्या है। तो जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है, ये बबल, एयर बबल की वजह से। अब ये जो एयर बबल है ना, वो एक वो कहते हैं ना जैसे नस में क्लॉट फंस जाता है तो कैसे नसें बंद हो जाती है, ऐसे उसमें एयर फंस जाएगी तो ऑब्वियसली एयर नसें उससे भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से वो नसों को ब्लॉक कर देता है। जनरली ये इतनी कॉमन सिचुएशन नहीं है, पर जब ये होती है ना ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ओके, और उस सिचुएशन में ये बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। अब ये इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट होगी ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि जो भी एयर है वो अगर छोटी क्वांटिटी में होगी तो क्या होगा। तो जो छोटी वेसल्स होती है ना, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, बॉडी में बहुत से कैपिलरी बेड होते हैं, उसके अंदर ये एयर चर्निंग होके एब्सॉर्ब हो जाती है और वो इतने बड़े सिम्टम्स क्रिएट नहीं करती। पर अगर वो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में होगी, सिग्निफिकेंट वॉल्यूम की एक डेफिनेशन है 5 ml पर किलोग्राम, अगर इतनी सारी एयर होगी ना तो उस सिचुएशन में पेशेंट का बीपी फॉल हो जाए या उसका हार्ट बंद हो जाए, ये होगा। ओके, क्या 5 ml पर किलोग्राम माने चलो पेशेंट 60 किलो का है तो क्या 300 ml जितनी एयर जाएगी तभी जाके ये सिम्टम्स हो गए, नहीं ऐसा नहीं होता। ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी एयर एक साथ गई, कितने वॉल्यूम में गई और कहाँ गई। से फॉर एग्जाम्पल एक साथ पुश हुई 100 ml भी एयर ज़्यादा है, 2 या 3 ml जितनी ब्लड जो ब्रेन सर्कुलेशन में जाती है वो भी ज़्यादा है, या 0.5 ml, 0.5 ml में मैंने तो कुछ नहीं, इतनी एयर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड हार्ट की मेन ब्लड सप्लाई वाली वेसल है उसमें जाए तो भी वो लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा एयर होगी तो ही प्रॉब्लम होगा। सो बेसिक फंडामेंटल क्या है कि जब एयर बॉडी में जाती है और उसकी एंट्री जितनी मेजर वेसल के नज़दीक से होती है उतना प्रॉब्लम ज़्यादा है। ओके, तो ये बात थी एयर कितनी गई उसमें। अब हम ये डिस्कस करते हैं साइन सिम्टम। तो जैसे हमने बात करी कि कितनी एयर गई, कितने स्पीड में गई, कहाँ से बॉडी के अंदर एंटर हुई, उस टाइम पेशेंट की पोजीशन क्या थी, ये सब सिम्टम कौन से डेवलप हो गए ना ये डिसाइड करते हैं। ओके, और जैसे हमने पहले समझा है कि ये जो एयर है ये एक ब्लड क्लॉट की तरह बिहेव करेगी, तो आपको ऐसे ही सोचना है कि जैसे उस एरिया का लकवा मार गया। तो पेशेंट अगर बैठा हुआ होगा तो एयर जनरली कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, ये एयर का बेसिक नेचर, समझ गए। तो जब एयर ऊपर जाएगी और ब्रेन में जाएगी तो क्या होगा, ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट जाता है तो क्या आता है, स्ट्रोक होता है, सीजर होता है, कोमा आ जाता है। ठीक है, अब पेशेंट सुपाइन है, सुपाइन माने फ्लैट सोया हुआ है, तो क्या होगा, तो हार्ट में जाएगा, तो और माने लंग्स में जाएगा, ये कॉमन सिचुएशन होगी। तो उसके साथ क्या होगा, राइट साइड के हार्ट का फंक्शन कम हो जाएगा, जिससे हार्ट का कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और बीपी ड्रॉप होगा। ये छोटे छोटे एयर की एम्बोलाई अगर लंग्स के वास्कुलेचर में चले गए तो उसके सांस लेने में दिक्कत होगी, ड्राई कफ होगा, चेस्ट में टाइटनेस फील होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगा, ये इशू होगा। ओके, सो दिस आर द इश्यूज। तो जो हम जिस पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसको डीएलसी रिमूव करते टाइम वो सुपाइन पोजीशन में था, इसलिए उसको इस तरह के सिम्टम आए जिसमें उसको चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस फील हुआ। तो अब समझ में आए ये सिम्टम्स कैसे हुए। अगर पेशेंट ट्रिंडलबर्ग पोजीशन में है, तो ट्रिंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है, जिसमें पैर उठाया हुआ होता है, तो ये जो एयर है वो लोअर लिम्ब में चली जाएगी तो लोअर एक्सट्रीमिटी की वेन बंद हो जाएगी। बट एक चीज़ लोअर वेन में माने लोअर लिम्ब में ये होती है कि बहुत सी एयर एकोमोडेट करने का स्पेस होता है, ब्रेन और हार्ट के अंदर ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, ये चीज़ एक समझ नहीं है। तो ये हमने बात करी सिम्टम्स की। अब हम बात करेंगे
कारण क्यों? तो जनरली एयर है ना वीनस सिस्टम से ज़्यादा एंटर होती है। क्यों वीनस सिस्टम से ज़्यादा होती है? क्योंकि जनरली हम कोई भी लाइन या कैथेटर डालते हैं वो जनरली वीनस होता है। आर्टरियल कैथेटर बहुत कम डाले जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो आर्टरी है ना वो बॉडी के अंदर माने डीप पार्ट में होती है। दूसरा, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, उसको पंचर करने के बाद उसका ब्लड फ्लो रोकना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स में वेन्स को पंचर करके काम चलाया जाता है। ओके? ठीक है, अगर वेन को पंचर किया, तो वहाँ से कहाँ-कहाँ से एयर एंटर होगी? अब हम जिस पेशेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो डायलिसिस पेशेंट्स। तो डायलिसिस की अगर हम सिचुएशन डिस्कस करें, तो जो 4 कॉमन सिचुएशन है जिसमें डायलिसिस के पेशेंट्स में एयर एंटर होती है वो कौन-कौन सी है कि बिटवीन पेशेंट और ब्लड पंप। तो पेशेंट और ब्लड पंप का अर्थ क्या है कि पेशेंट के एसेस से ब्लड पंप तक एक नेगेटिव प्रेशर होता है। तो ये नेगेटिव प्रेशर में कहीं से भी एयर सक हो सकती है। तो एक तो आर्टेरियल नीडल डाली, ठीक है? प्री पंप आर्टेरियल ट्यूबिंग सेगमेंट जो सैंपलिंग पॉट है वहाँ से, या जो नीडल आर्टेरियल नीडल माने एवी फिस्चुलर नीडल नहीं डाली पर कैथेटर है, अगर कैथेटर ओपन रह गया तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होने की वजह से एयर सक हो जाती है और अंदर चली गई। एक होता है हिपेरिन लाइन, एक होता है डायलिसिस जो फ्लूइड है ना उसके अंदर ही एयर हो। अब ऐसा कभी सुना है कि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एयर हो? तो अगर होगी ना तो भी वो वीनस चैम्बर में ट्रैप नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो इन जनरल तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं करती है। बट जब डायल सेट बहुत कोल्ड होते हैं ना, हम आप उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जब मशीन में उसको वार्म किया जाता है या जो आरओ प्लांट में से पानी आता है उसके वो बहुत वार्म करा जाता है बाद में, तो उसमें से एयर बबल निकलते हैं। उस टाइम पे कुछ लेवल तक ये एयर आ सकती है। ठीक है? दूसरा एक है ड्यूरिंग सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन और रिमूवल, जैसे हमारे पेशेंट में कैथेटर रिमूव करते टाइम ये सिचुएशन क्रिएट हुई। ओके? ये 4 मेजर रीज़न के साथ जो कॉज़ है, उसमें जैसे जो हमने फाइनल ये डिस्कस किया सेंट्रल कैथेटर वाला, उसमें एक चीज़ और समझनी है। डायलिसिस वाले पेशेंट बहुत बार उनका वॉल्यूम अगर एकदम कम हो जाता है या अपराइट बॉडी पोजीशन होती है ना, तो उनमें वीनस प्रेशर एकदम कम हो जाता है, वो भी कुछ लेवल तक कंट्रीब्यूट करता है। अब चलो, ये कॉज़ है, ये उसके सिम्पटम है, इससे हमने जैसे डायग्नोस कर दिया, हम उस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे? तो ऑब्वियसली जो वीनस लाइन है उसको सीधा बंद कर दो, ब्लड पंप को भी बंद कर दो, क्योंकि अब आप एयर को रोटेट नहीं होने दे सकते। कितना भी ब्लड माने जो भी 150-200 ml सर्किट में है उसको वापस रिटर्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसमें भी एयर है तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन इन्वाइट करेगा। ओके? पेशेंट के पैर ऊंचे करने हैं जिसको हम ट्रिंडलैंडबर्ग पोजीशन कहते हैं, जिससे एयर ब्रेन, हार्ट, लंग जैसे वाइटल ऑर्गन्स में ना जाए। मीनवाइल पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करते रहना, पेशेंट को नॉर्मल सलाइन चालू कर देना है जिससे उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। उसको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है 8 टू 10 लीटर। उसको ज़रूरत पड़े अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता है, कन्वल्जन आ रहा है, उस कंडीशन में या हार्ट अरेस्ट हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ईसीजी करना है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि इको किया उसमें मालूम पड़ा कि बहुत सी एयर राइट वेंट्रिकल में एंटर हो गई है, तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वहाँ पे परक्यूटेनियस नीडल डाल के उस एयर को सक भी कर सकते हैं। ये तो बात करी ट्रीटमेंट की, सोचो कितना डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होगा इस सबसे। तो चलो ना एक कुछ ऐसा काम करते हैं कि हुए नहीं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमेशा कोई भी जो ब्लड सर्किट है ना उसकी लाइंस को प्रॉपरली सिक्योर करके एक काम करो। जब भी कैथेटर की कैप निकाली जाए ना, तब हमेशा वो प्रॉपरली कैथेटर क्लैम किया गया है ना उसका ध्यान रखो। वीनस लाइन को रेगुलरली ऑब्जर्व करते रहो कि उसके अंदर कोई एयर आ रही है कि नहीं। जब भी कोई सलाइन लाइन हो ना उसका प्रॉपरली क्लैम्प है कि नहीं वो देखो, और कोई भी स्टेगनेंट लाइन का। दूसरी एक बात, तो जो ब्लड पंप की स्पीड इतनी ही रखो जिससे वो जितनी एसएस की कैपेसिटी हो। अब ये है ना एक समझने वाली बात है। होता क्या है कि किसी पेशेंट को डीएलसी डाली है, हम अच्छा फ्लो लाने के लिए
ब्लड फ्लो तो ज़्यादा रख दिया, पर अगर वो कैथेटर की इतनी कैपेसिटी नहीं है तो क्या होगा, कैथेटर ब्लड डिलीवर नहीं कर पा रहा और पंप खींचता रहता है, तो वहाँ पे बहुत नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। और मीनवाइल अगर कोई क्लैम्प खुला रह गया या थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी एयर के लिए क्रिएट हुई ना, तो जल्दी सक होगी और ज़्यादा वॉल्यूम में सक होगी। तो उस रीज़न से ये ध्यान रखना है। ओके, जो भी प्राइमिंग करो ना ब्लड सर्किट का, वो प्रॉपरली करो। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत कम सलाइन वॉल्यूम यूज़ करते हैं। एटलीस्ट 1.5 लीटर सलाइन यूज़ होना चाहिए प्रॉपर प्राइमिंग के लिए। वो अभी हमें ध्यान रखना है। ओके, एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि आर्टेरियल लाइन का बहुत यूज़ नहीं करना है एडिशनल इन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव प्रेशर वाली लाइन है। ये हमें खास ध्यान रखना है जब भी कोई भी डायलिसिस कैथेटर रिमूव किया जाए ना, और ख़ास करके नेक वेन से। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पेशेंट को ब्रेथ होल्ड करने के लिए बोलना है, बहुत ज़ोर से कफिंग नहीं करने को बोलना है। ये जो पेशेंट हमने डिस्कस किया ना, ये पेशेंट की एक इम्पोर्टेंट बात भी थी कि जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रख के कैथेटर निकाल दिया गया ना, तो टेक्नीशियन ने उसको बोला था थोड़ी देर आराम करना। और हुआ क्या, टेक्नीशियन ने जब कैथेटर निकाला ना, और उसके दौरान जो अ, एक वर्कपीस ओपनिंग की जगह पे दबाया दबाया था ना, वो बहुत ज़ोर से दबाया था। तो पेशेंट को ऐसा लगा कि मेरा गला दबा रहा है। तो उसके बाद उसको है ना बहुत कफिंग शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि कैथेटर ऑलमोस्ट अ मंथ रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा होल बड़ा था और ऑब्वियसली सीधा हार्ट के नज़दीक था, क्योंकि राइट आईजेवी थी। तो उस दौरान उसको प्रॉब्लम ये हुआ कि उसने जैसे ही बहुत कफिंग शुरू हुआ ना, वहाँ से एयर सक हो गई। ये हुआ था। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है। दूसरा, मशीन का एयर डिटेक्टर प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, ये देखो। हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में एयर डिटेक्टर की जितने भी ट्रबल शूटिंग है ना, वो डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, जब भी कोई भी एयर डिटेक्शन अलार्म बजे ना, तो उसको सीधा ओवरराइड मत कर दीजिए। हमेशा पहले वीनस ब्लड लाइन को प्रॉपर्ली चेक करिए, क्योंकि अगर वो ध्यान रखे भी ना, सीधा ओवरराइड कर दिया ना, तो दैट कैन इनवाइट अ बिग क्लिनिकल इशू। समझिए। अब जो ये एयर डिटेक्टर के बारे में बात करी ना, आपने एयर डिटेक्टर सुना तो होगा, एयर डिटेक्शन अलार्म जो होता है उसके बारे में आपने सुना होगा। चलो हम उसके कुछ पार्ट्स के बारे में समझते हैं। तो ये रहा एयर डिटेक्शन अलार्म। तो ये क्या है, ये ना एक सिमेटिक प्रेजेंटेशन बनाया है। इसमें क्या है, ये आपकी वीनस चैम्बर, ये जो दिख रही है ना वीनस चैम्बर, ये आपकी ब्लड लाइन है। तो जो रेड दिख रहा है वो ब्लड है, और ये वीनस चैम्बर के साथ जो है ये हमें दिखा रहा है कि किस तरह से आता है। ये ब्लड लाइन के ऊपर जो एयर बचती है ना, ये एयर ट्रैप है। ओके, ये जो बाकी का पोर्शन है, ये है एयर डिटेक्शन अलार्म का पोर्शन। तो उसके अंदर क्या होता है आपको मालूम है? तो उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड सिस्टम होती है, कि जिसके अंदर एक तरफ ट्रांसमीटर होता है जो अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट करता है, और एक तरफ रिसीवर होता है, यहाँ पे रिसीवर। जब ये अल्ट्रासाउंड ब्लड में से पास होते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, तो यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं। पर अगर यहाँ पे बीच में एयर बबल आएंगे, तो उसको रिसीव करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एयर में अल्ट्रासाउंड जल्दी पास हो जाते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में जो अल्ट्रासाउंड रिसीव हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, कि जो रिसीवेबल हो रहा है, तो उसकी वजह से अलार्म डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे अलार्म एक्टिव होगा, ये वीनस क्लैंप लाइन इस ब्लड लाइन को बंद कर देगी, जिससे ये ब्लड पेशेंट की बॉडी में ना जाए। ओके, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, ये ब्लॉग में क्योंकि हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में ये पोर्शन मैटर करता है, इसलिए मैं आपको कह देता हूँ, ये एक स्मॉल लाइन है जो एयर एस्पिरेट करने के लिए काम आती है, और ये एक वीनस प्रेशर लाइन है जो वीनस प्रेशर मॉनिटर करने को काम आती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। और ये मैंने आपको मैकेनिज्म समझा दी। आपका कोई भी मशीन हो, फ्रेजिनियस, नीप्रो, गैम्ब्रो, निकिसो, या कोई और भी मशीन हो, उसके एयर डिटेक्टर में यही बेसिक मैकेनिज्म रहती है। तो इसलिए मैंने इस बार क्या किया, मैंने अपने एयर डिटेक्टर तो देखा था, तो मैंने इस बार ये ट्राई किया कि मैंने एक सिमेटिक प्रेजेंटेशन करने का ट्राई किया, जिससे आपको अंदर के कंटेंट के बारे में मालूम हो। ठीक है, ये जो एयर डिटेक्शन सिस्टम है, तो ये क्या चेक करती है,
कि अभी हमने जो डिस्कशन किया ना, उसमें जो हमारा मेजर डिस्कशन था, ये था थ्रू साउंड वेव। ये सेम मैकेनिज्म लाइट रिफ्लेक्शन से भी डिटेक्ट हो सकती है। तो अगर हमें उसका साउंड वेव डिटेक्ट करना है तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस चाहिए होगा, और लाइट डिटेक्ट करनी है तो रिफ्लेक्टेड लाइट डिटेक्टर्स चाहिए होगा। पर नाउअडेज मोस्टली जो मशीन है ना, वो सब ये अल्ट्रासोनिक सिस्टम पे काम करते हैं। ओके, तो जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जनरली साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू एयर देन लिक्विड। तो अगर बीच में एयर आएगी तो उसकी वजह से साउंड वेव को ऑपोजिट साइड पहुंचने के जो टाइम लाइन है उसमें फ़र्क आ जाएगा, और वो अलार्म क्रिएट करेगा। ये है उसकी बेसिक मैकेनिज्म। अब आपने कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि ये एयर डिटेक्टर, ये एयर ट्रैप क्यों रखा जाता है? जनरली आर्टरी लाइन होती है ना, उसका एयर डिटेक्टर है ना, पूरा ब्लड से भरा हुआ होता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, पर ऐसा वीनस में नहीं चलता। ऐसा क्यों? तो जनरली वीनस में ऐसा है कि वहाँ पे जो एयर ट्रैप है, अगर वो बहुत नीचा चला गया तो जनरली क्या होगा, एयर ट्रैप अगर बहुत नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे चला गया, तो कभी एयर यहाँ की सिस्टम से आगे पेशेंट में एंटर हो जाएगी। तो वो ना हो ना, इसकी वजह से साउंड बजता रहेगा। तो अगर कोई भी एयर लेवल नीचे आ रहा है, तो आपको उसको वापस रीसेट करके ऊपर भेजना पड़ता है। वो आप मशीन में करते ही है रेगुलरली, जो आपको मालूम है। ओके, तो वो हमारे पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत मैटर करता है। ओके, जनरली ये जो एयर डिटेक्टर है, ये ड्रिप चैम्बर के आगे के पार्ट में उसको सेट कर दिया जाता है। ओके, और अगर एयर लेवल में चेंज होता है तो भी अलार्म ट्रिगर होता है, और उससे वो सीधा ब्लड पंप बंद कर देता है, और ये वीनस लाइन को क्लैम कर देता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो जो हमने सिस्टम समझी कि सिर्फ पंप बंद नहीं होता, अब पंप बंद हो गया तो भी ऐसा तो हो सकती है ना कि एयर ट्रैवल बॉडी में आगे करना, क्योंकि थोड़ा टाइम तक पंप शुरू रहा तो वो ना होना, उसके लिए सेकंड एडिशनल सेफ्टी जो है पावरफुल क्लैंप होता है, कि वो सीधा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बंद कर देता है। ये होता है कि जिसकी वजह से वो एयर पेशेंट की बॉडी में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि हमने एक चीज़ समझी कि एक साथ जाने वाली थोड़ी सी भी एयर डेंजरस है, तो वो ये ना हो, इसके लिए है। इस तरह से ब्लड पंप एज वेल एज क्लैम्प दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, और ब्लड को टोटल मूव करने के लिए रोक देंगे। ये एक सिचुएशन क्रिएट होगी। समझ गए? तो आज हमने क्या समझा? पहला, हमने एक केस समझा कि एयर एम्बोलिज्म कैसे हुई। दो, हमने ये समझी एयर कैसे काम करती है, और वो ब्लड क्लॉट की तरह बॉडी में कौन से पोजीशन में आप बैठे हो या सोए हो, उसके मुताबिक वो एंटर करके वो पर्टिकुलर ऑर्गन के सिम्टम्स कैसे डेवलप करती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसकी वजह से इसको किस तरह से डील किया जाता है। और फाइनली इसके प्रिवेंशन के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो उस लिहाज से प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या है, और वो ये है कि आप एयर डिटेक्शन अलार्म पे ध्यान रखें। तो हमने आज वो समझा। जैसे हमने बात करी कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में एयर डिटेक्शन अलार्म के ट्रबल शूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम आगे के बारे में ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये जो समझे हम आज, उसके बारे में कोई भी क्वेरी हो, तो इस ब्लॉग के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, या ये वीडियो जो पोस्ट किया गया है उसके लिंक में भी आप कमेंट कर सकते हो। विल ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।